हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज़ अंकित त्रिपाठी। हम लोग इस वीडियो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स बीएससी सेकेंड ईयर कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए। इससे पहले क्यूट्रिक्स के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे अदर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप पोर्टल पे जा करके, चैनल पे जा करके सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस को ईज़िली फ्रीली देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन में पूरी तरीके से हमारी तरफ से मदद आपको मिलेगी। इसके अलावा जो पेपर को स्टार्ट करने से पहले कौन सा पेपर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसका क्या पैटर्न प्रीवियस ईयर्स में रहा है, पहले ये देख लेते हैं एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे कोई एक पर्टिकुलर सेशन का पेपर ले करके उसके सॉल्यूशंस। तो मैं जो अभी पेपर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो फिज़िक्स में आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी 2016 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिज़िक्स का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिज़िक्स में बेसिकली आपके 3 पेपर ईयरली सिस्टम में होते हैं। उन तीनों पेपर में जो हम पेपर चूज़ कर रहे हैं वो पेपर सेकंड है और हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के लिए, यानी कि सेकंड ईयर के लिए। तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी 2016 फिज़िक्स बीएससी पार्ट 2 का पेपर सेकंड जो है ऑप्टिक्स का, इस पेपर के लिए हम प्रीवियस ईयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर थोड़ा सा टिपिकल रहता है अदर 2 पेपर से। अदर 2 पेपर्स में आपका थर्मोडायनेमिक्स और सॉलिड है, तो ये पेपर थोड़ा सा टिपिकल रहता है और इसके अंदर मार्क्स भी देखा गया है प्रीवियस ईयर्स में कि बच्चों के थोड़े कम ही रहते हैं। तो जो पेपर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो 2016 का है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेपर एग्जैक्टली होता कितने मार्क्स का है और इस पर कितने सेक्शंस होते हैं। बेसिकली इस पेपर सेकंड के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो ऑप्टिक्स के इस पेपर में 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपके 14 क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन बी में आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन आते हैं। 14 में से ऑल आर कंपलसरी, कोई भी आप छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ 10 में से आपको 7 क्वेश्चंस करने होते हैं और सेक्शन सी में 6 में से आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ से ऑल आर कंपलसरी यानी कि 14 मार्क्स, इसके आपको 14 क्वेश्चन के हर एक मार्क्स आपके हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो अगर आप देखोगे तो सेक्शन सी का वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन बी का जो वेटेज है वो 14 मार्क्स का रहेगा। तो ये हो गया आपके 26 मार्क्स। बाकी बचा हुआ जो वेटेज है 7 नंबर का वो आपका सेक्शन ए से आएगा। तो इन टोटल जो आपका पेपर सेकंड है ऑप्टिक्स का, ये 33 मार्क्स का वेटेज रखेगा। 33 में से हमारा जो प्रयास रहेगा, हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम रीच कर सके। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और इस पे देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस जो हैं हम आज अटेम्प्ट करने वाले हैं और वो किस सेक्शन से बिलोंग करने वाला है। तो हम आज 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 2016 में ऑप्टिक्स यानी पेपर सेकंड में जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हम इसी हाई वेटेज रखने वाले सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया ऑप्टिक्स में, यानी कि पेपर सेकंड में, पहले तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एंड फिर आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका आया था वो था स्टेट Fermat's principle of extremum path।
ये पहला क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका सेक्शन बी का फर्स्ट। मैं सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आज हमारी अप्रोच फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पे रहने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग, कैसे आंसर राइटिंग इस क्वेश्चन की होनी है जिसमें कि हमारे कोई भी मार्क्स इधर से उधर ना हो, इसका हमारा प्रयास रहेगा। तो फर्मेट प्रिंसिपल जो है बेसिकली, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फर्मेट प्रिंसिपल आपका लाइट के पाथ को लेकर गिवन एक प्रिंसिपल है। इसका क्या थ्योरी है पहले वो समझ लेते हैं, देन फिर इसका आंसर कैसे लिखना है ये भी देखेंगे। फर्मेट के प्रिंसिपल में बेसिक बात जो हमको समझाई गई है वो ये कि इफ़ वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड सेकंड पॉइंट आपका अगर बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो टास्क है वो लाइट को ट्रैवल कराने का है। अगर ए से लाइट स्टार्ट करती है और बी की तरफ पे मूव करती है तो कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं। लाइट ए से बी को जाने के लिए सैकड़ों तरीकों के पाथ्स को फॉलो कर सकती है। आप एक स्ट्रेट लाइन पाथ भी फॉलो कर सकते हो, कोई कर्व पाथ भी फॉलो कर सकते हो, कोई दूसरे टाइप का पाथ भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके के पाथ की है। अब इसमें इतने सारे पाथ्स में से हम कौन सा पाथ लाइट के लिए एप्रोप्रिएट बताएंगे, कैसे हम पता करेंगे कि लाइट कौन से पाथ को फॉलो करनी, यही फर्मेट प्रिंसिपल में आपको बेसिकली बताया गया है। अब अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल जब भी लाइट 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करती है तो लाइट हमेशा ये कोशिश करती है कि वो मिनिमम पाथ ऑफ लेंथ को फॉलो करे, यानी कि लाइट उस पाथ के अकॉर्डिंग जाए जिसके अलॉन्ग चलने में लाइट को सबसे छोटा पाथ कवर करना पड़े, और वो सिर्फ एक ही है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। ये तो एक मिनिमम ब्रीफ आपका एक आंसर था, समरी थी इस पूरे प्रिंसिपल के स्टेटमेंट की जो मैंने आपको बताया है। अब ज़रा इसको डिटेल में जानेंगे एग्जैक्टली फर्मेट प्रिंसिपल है क्या। फर्मेट प्रिंसिपल का वैसे तो अगर आप बुक्स में देखोगे तो फर्मेट प्रिंसिपल के 2 फॉर्म्स हैं, 2 अलग अलग स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट टाइम के टर्म्स में है, दूसरा स्टेटमेंट लेंथ ऑफ पाथ के टर्म्स में है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को हमको यहाँ पर समझना है और पूरा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हम देखेंगे कि कैसे ये कंप्लीट क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे फर्मेट प्रिंसिपल के एक्सट्रीमम पाथ को जब वो पूछे तो सिर्फ स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। आप सोचो कि अगर आप खाली स्टेटमेंट लिख कर आ जाओ और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है किसी एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट से। आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, डिटेल में समझाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है क्वेश्चन में। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेट है क्या। तो फॉर्मेट प्रिंसिपल का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये फॉर्मेट प्रिंसिपल आया कब। तो ये आपका एक तरह की क्लासिकल फिजिक्स के अंडर आती है, ऑप्टिक्स। तो फॉर्मेट्स प्रिंसिपल इसका जो टाइम पीरियड आपको ऑलमोस्ट बताया जाता है वो 1650 के आसपास का बताया जाता है। अब फॉर्मेट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, टू द पॉइंट चलते हैं सीधे। तो स्टेटमेंट में बोला जाता है कि व्हेन अ लाइट रे travels between 2 points, when a light ray travels between 2 points P and Q, it follows अब यहां तक का जो सेंटेंस है ये एक उसमें लिखा जाएगा। इसका यहां तक तो बिल्कुल आपको ग्रामेटिकली ये पूरा सेंटेंस सही लग रहा है। व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q, इट फॉलोज। अब यहां पर आपको कंडीशन बनानी है, तो इसको मैं इन्वर्टेड, इसको मैं कॉमा के बीच में लिख रहा हूं। ये लाइन जो है अलग से आएगी इस पूरे सेंटेंस में। इट फॉलोज आउट ऑफ
all possible paths from P to Q। अब ये स्टेटमेंट का जो फैक्टर है आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P टू Q, ये इतना मैंने अलग से इंसर्ट कर रखा है इसके अंदर। यहां तक का स्टेटमेंट इट फॉलोज तक का स्टेटमेंट तो बड़ा सिंपल था। व्हेन अ लाइट रे ट्रैवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इट फॉलोज। अब यहां पर कंडीशन बना दी, किसको फॉलो करती है? आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P टू Q, सारे पॉसिबल पाथ्स में से किसको फॉलो करेगी? अब उसका आंसर अगली लाइन से आएगा। फॉलोज पाथ, it follows a path which requires the least time, ये है एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो सबसे प्राइमरी स्टेटमेंट था फर्मेट प्रिंसिपल का। इसमें अगर आप इस पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ो तो क्या लिखा है? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इट फॉलोज आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P टू Q अ पाथ विच रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम। इनमें से जो चीज़ आपको अलग से याद रखनी वो ये वाली लाइन, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P टू Q। अगर आप ये अंडरलाइन वाले पार्ट को स्किप कर दो तो पूरा स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इट फॉलोज, उसके बाद सीधे यहां से देखो, अ पाथ विच रिक्वायर्स द लीस्ट टाइम। यानी जब लाइट रे 2 पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करती है तो वो हमेशा उस पाथ को फॉलो करती है जिसके अलोंग लीस्ट टाइम लगेगा, यानी सबसे कम टाइम लगेगा। तो इसको हम बोलते हैं फर्मेट प्रिंसिपल। लेकिन वो पाथ उन सारे पॉसिबल पाथ्स में से ही एक होगा जो लाइट रे के पास अवेलेबल है। कोई नया पाथ क्रिएट नहीं हो जाएगा, यानी कि बल्क ऑफ पाथ्स उसके पास होंगे, उनमें से वो एक सेलेक्ट करेगी। तो जब लाइट ऐसे एक पाथ को सेलेक्ट करती है तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम टेकिंग पाथ होता है। तो ये आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट है फर्मेट प्रिंसिपल का। तो इतनी चीज़ें आपको फर्मेट प्रिंसिपल में पहले से पता होनी चाहिए। अब इसका एक डायग्राम भी बनेगा। डायग्राम कैसा बनेगा इसका देख लेते हैं एक बार, आइए। डायग्राम के लिए इसमें हमें बेसिकली 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट इज P, here the second point is Q, and between these 2 points a path is defined here. This is the straight line path basically, P to Q. अब इसमें हम 2 पॉसिबल पाथ दिखाएंगे। एक पाथ आपका लेंदी और कर्व्ड पाथ होगा P से Q के लिए, और एक पाथ आपका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ठीक है, अब इसमें हमको इसी डायग्राम की हेल्प से प्रूफ करना है कि लाइट रे हमेशा शॉर्टेस्ट टाइम टेकिंग पाथ को ही फॉलो करेगी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर आप खाली उतना भी लिख दो तो चलेगा, बट इसमें शो दैट करना पड़ता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ज़रूर, बट इसमें 4 लाइन का डेरिवेशन भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो मार्किंग स्कीम है उसके हिसाब से आप प्रॉपर आंसर लिख रहे हैं। शॉर्ट में निपटा देना किसी चीज़ को इज़ नॉट द वे, आपको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम को भी आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए वहीं कहीं साइड में, और देन फिर आगे हम इसको देखते हैं क्या पॉसिबल इसका डेरिवेशनल हो सकता है थोड़ा सा। तो देखिए, P से Q को जाते समय जो भी पाथ लाइट फॉलो कर रही है उस पाथ के अकॉर्डिंग किसी मीडियम में लाइट की एक वेलोसिटी ज़रूर होगी। तो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जनरली वो dl/dt का करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है फर्मेट प्रिंसिपल में वो ये वेलोसिटी वाला टर्म लेकर स्टार्ट करना है कि v = dl/dt। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ
लाइट रे ट्रैवलिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अब मुझे ये नहीं पता अभी कि ये लाइट रे कौन से वाले पाथ को फॉलो करी, क्या ये शॉर्टेस्ट वाले पाथ को फॉलो कर रही है या फिर ये लॉन्गेस्ट वाले पाथ को फॉलो कर रही है। किसी भी पाथ को लाइट फॉलो करे उसकी एक वेलोसिटी हमेशा होगी, और उस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैं इस पाथ पर एक छोटा सा लेंथ सेक्शन ले लूँगा और उस लेंथ सेक्शन के लिए एक छोटा सा टाइम भी ले लूँगा। अब ये लेंथ सेक्शन ऊपर वाले पे भी हो सकता है और इस शॉर्टेस्ट वाले पाथ पे भी हो सकता है। अभी तक इसमें कुछ भी मैंने शो दैट नहीं करा है। जनरल वेलोसिटी इतनी। अगर ये पूरा फर्मेट प्रिंसिपल प्राइमरीली आपका टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो कैन आई सेपरेट द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? यस, आई कैन सेपरेट। तो यहाँ से मैं टाइम का वैल्यू सेपरेट करूँगा। सो डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन वी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन बाय द लाइट रे, instantaneous time taken by the light ray in traveling a distance, very elementary distance dl। इस dl छोटे से elementary distance को travel करने के लिए जो छोटा सा time interval लगा है वो dt है। So this is the formula for that smallest elementary time taken। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम इसी time taken को integrate करेंगे और total time बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे total time कैसे बनेगा इसका। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, सेकंड में हमको डायग्राम बनाना है, देन फिर थोड़ा सा डेरिवेशनल पार्ट भी है इसका, उसको लिखना है। v इज इक्वल टू दिस, सो डी टी इज इक्वल टू दिस वन। और अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि हम पाथ कौन सा फॉलो कर रहे हैं, ये हम शो दैट करेंगे। तो देखिए, अब यहाँ से अगर मैं P से Q तक का इंटीग्रेशन करूँ, किसी भी पाथ को वो लाइट फॉलो कर रही हो, एक बार यहाँ पर डमी डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। अब 2 पाथ्स अवेलेबल हैं, लाइट किसी भी पाथ को फॉलो करके P से Q को जा सकती है। और मेरे को जो टाइम की वैल्यू मिली है वो मिली है डी टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन वी। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करके टोटल टाइम टेकन निकालना चाहूँ तो t इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन डी एल अपॉन वी, डी एल अपॉन वी। और इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ p से लेकर q तक का। सो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका पूरे के पूरे टाइम का, टोटल टाइम बिटवीन p एंड q। डजेंट मैटर कि वो किस पाथ को फॉलो करके जा रही है। अब यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ v है ये थोड़ा सा चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? देखो, हम जानते हैं एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म होता है जिसमें म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी फॉर्मूला डिफाइन होता है। यानी कि वैक्यूम में जितनी स्पीड होती है लाइट की और किसी मीडियम में जितनी स्पीड होती है लाइट की, उसका रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो यहाँ से मैं v का वैल्यू सेपरेट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से v का वैल्यू सेपरेट करूँगा तो इट विल बी c अपॉन म्यू। c अपॉन म्यू v का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब इस v के वैल्यू को यहाँ पर मैं प्लेस कर दूंगा तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक्सप्रेशन चेंज होकर पहुँचेगा इंटीग्रेशन p टू q, इंटीग्रेशन p टू q, और v की जगह पर मैं रख रहा हूँ c अपॉन म्यू। तो c अपॉन म्यू में जो म्यू है वो ऊपर चले जाएगा, तो इट विल बी म्यू डी एल अपॉन c। तो यहाँ से मैं c आउट ऑफ द इंटीग्रेशन बाहर इसको ले सकता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जब c को मैं बाहर ले लूँगा तो आपका टोटल टाइम टेकन आ जाएगा 1/c p टू q म्यू डी एल। ये टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट रे है। इसमें जो ये इंटीग्रल टर्म है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आया है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। तो नेक्स्ट लाइन पे आप लिख लोगे कि सिंस म्यू डी एल इंटीग्रेशन पी टू क्यू इट इज डेल्टा और ऑप्टिकल पाथ, ये आपका लाइट का ऑप्टिकल पाथ एग्जैक्टली होने वाला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में ये हम लोग एक जगह और पढ़ते हैं, क्लास 12th में फिजिक्स में
जो रियल एंड एपरेंट डेप्थ वाला कंसेप्ट था, उस रियल एंड एपरेंट डेप्थ वाले कंसेप्ट में इवन इन इंटरफेरेंस के क्वेश्चंस में एच.सी. वर्मा वगैरह की जो बुक्स आप सॉल्व करते हैं उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें लाइट जो है किसी मीडियम के अंदर जब ट्रैवल करती है तो कितना लेंथ एग्जैक्टली अपेरेंटली वो कितना कवर करेगी और रियली वो कितना कवर कर रही है, इसके बीच में हम एक रिलेशन देखते हैं कि किसी मीडियम जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, जब लाइट उसमें एल लेंथ कवर करती है तो एग्जैक्टली वो लेंथ होती कितनी है, म्यू एल से। कुछ वही वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आया है, इसको हम एग्जैक्ट ऑप्टिकल पाथ कहते हैं। तो टोटल टाइम टेकन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब टोटल टाइम टेकन बाय द लाइट, उसका फॉर्मूला क्या बन रहा है वो देख लेते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला टोटल टाइम टेकन में बनेगा T इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन C। ये है लाइट का टाइम टेकन। अब फर्मेट कहता है कि जब 2 पॉइंट हमारे पास, ये हमने क्यों निकाला, अब जरा सब चीज़ों को रिलेट करते हैं। इतना पहुंचाने के बाद दोबारा से उस डायग्राम को ध्यान से देखो जो हमने शुरू में बनाया था। हमने उसमें 2 पाथ बनाए थे, एक पाथ स्ट्रेट लाइन था और एक पाथ आपका कोई भी रैंडम पाथ था। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइट रे चाहे ऊपर वाले पाथ को फॉलो करे या फिर नीचे वाले पाथ को फॉलो करे, वो हमेशा एक टाइम लेगी डेल अपॉन सी। अब फर्मेट क्या कहता है, फर्मेट का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो टाइम टेकन है टी, ये टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू फर्मेट प्रिंसिपल हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इसकी टाइम की जो वैल्यू है इसको हमको मिनिमम पर लेकर जाना पड़ेगा कि अब टाइम मिनिमम कब हो सकता है, जब ये ऑप्टिकल पाथ जो है ये क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो फॉर मिनिमम टाइम ये जो ऑप्टिकल पाथ है डेल्टा, ये भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो इस ऑप्टिकल पाथ का लेंथ के ही किसी दूसरे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, यानी कि डी डेल्टा अपॉन डी एस मान लो आपकी कोई दूसरा पैरामीटर लेंथ का, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन को अगर मैं 0 लिख देता हूं, तो जब भी कभी हम किसी वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल 0 करते हैं तो वो एक्सट्रीम या मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन होती है, जो हमने क्लास 12th के मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किसी भी वेरिएबल के लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का 0 होना इस बात को शो करता है कि वो वैल्यू या तो मैक्सिमम है या फिर वो मिनिमम भी हो सकती है। तो फिलहाल के केस में हम मिनिमम को लेकर बात करें तो इस टाइम को अगर मुझे मिनिमम रखना है तो ये ऑप्टिकल पाथ को मुझे क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। तो यहाँ से हमें एक कंडीशन निकल कर आती है मैथमेटिकल, फर्मेट प्रिंसिपल की मैथमेटिकल कंडीशन ये है कि ऑप्टिकल पाथ जो होना चाहिए वो उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर ऑफ लेंथ कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जब भी कभी फर्मेट प्रिंसिपल स्टेटमेंट में लिखा जाएगा तो वो पूरी थ्योरी उसकी लिखनी पड़ेगी, लेकिन जब आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन यूज़ करना है। दिस इज़ कॉल्ड फर्मेट प्रिंसिपल। और उसका एक्सप्रेशन क्या ये सफिशिएंट है, अभी ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो है और ऐड ऑन इस पे करनी हमारी रह गई है। जब हम ये इतना लिख देंगे तो अब टाइम लेंथ पे डिपेंड करने लगा। पहला जो डेफिनेशन दिया वो लीस्ट टाइम को लेकर दिया, लेकिन बाद में हमने देखा कि टाइम खुद ऑप्टिकल पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अब फर्मेट प्रिंसिपल को रिवाइज किया गया कि सही बात है कि लाइट हमेशा लीस्ट टाइम टेकिंग पाथ को ही फॉलो करेगी, लेकिन लीस्ट टाइम टेकिंग पाथ वो होता है जिसका ऑप्टिकल पाथ जो हो वो भी आपका मिनिमम हो। तो ऑप्टिकल पाथ कब मिनिमम हो सकता है, इसको देखा हमने कि जब हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख दें। तो टाइम को लेकर दी गई डेफिनेशन लास्ट में लेंथ यानी ऑप्टिकल पाथ पे ही डिपेंड करने लगी। तो इसको दोबारा से रिवाइज करके ऑप्टिकल पाथ के टर्म्स में बोला गया, जिसको बोला जाता है फर्मेट्स एक्सट्रीमम पाथ का प्रिंसिपल। तो वो स्टेटमेंट भी इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा। जब हम यहाँ तक शो दैट कर देंगे तो इसके बाद हमको एक प्रिंसिपल और इस पे रिवाइज करके लिखना पड़ेगा। जो रिवाइज फर्मेट प्रिंसिपल है वहाँ पर जाकर ये पूरा ख़त्म होगा। क्या कि अ लाइट रे ट्रैवलिंग
a light ray traveling from one point to another will traverse a path for which compared to all neighboring paths the time required is minimum अब खाली मिनिमम इसमें नहीं ऐड ऑन किया गया, मिनिमम के साथ साथ मैक्सिमम और स्टेशनरी अब आप देखोगे कि इस स्टेटमेंट ऑफ फर्मेट प्रिंसिपल और जो पहले वाला स्टेटमेंट था फर्मेट प्रिंसिपल का, उसमें बस एक ही डिफरेंस है कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि सारे पॉसिबल पाथ्स में से लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके लॉन्ग टाइम सबसे मिनिमम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि लाइट उस पाथ को सारे ग्रुप ऑफ पाथ्स में से उस नेबरिंग पाथ को सेलेक्ट करेगी जिसके अकॉर्डिंग टाइम या तो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा या फिर स्टेशनरी होगा। तो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि फर्मेट के प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन था उसमें डेल्टा बाई सी टाइम का वैल्यू आया था और डेल्टा को हमने मिनिमम रखने की कोशिश करी थी। तो इस कोशिश में जो कंडीशन बनी थी यहाँ पर वो डी डेल ओवर डी एस इज इक्वल टू 0 की आई थी। अब ये कंडीशन जो है कैसे आई, आप चाहो तो इसी से इसको प्रूव कर सकते हो कि ये कंडीशन कहाँ से, अगर इसको मैं इस पैरामीटर s के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो देखो डेल का वैल्यू कितना आ जाएगा टी। तो टी क्या है आपका, एक ऐसा टाइम है जो या तो मिनिमम होना चाहिए या मैक्सिमम या फिर क्या होना चाहिए स्टेशनरी। तो प्राइमरी जो स्टेटमेंट था उसमें ये मिनिमम टाइम था तो कांस्टेंट होगा ये, और c तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो किसी s के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही इक्वेशन मिलेगी आपको। तो इस एक्सप्रेशन का मिलना इस बात का सबूत है कि आपका ये एक्सप्रेशन मिलना ही है। इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करने के बाद आया है। तो इसके बिहाफ पर कभी भी किसी इक्वेशन से ये इक्वेशन मिल रही है तो यानी कि किसी लीनियर इक्वेशन से आपको एक डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है जिसके इक्वल में 0 है, तो इसका मतलब यह है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल का 0 होना ये बताता है कि ये पाथ स्टेशनरी भी हो सकता है, ये पाथ मैक्सिमम भी हो सकता है, ये पाथ ग्रुप ऑफ पाथ्स में मिनिमम भी हो सकता है। यानी तीनों टाइप की पॉसिबिलिटी रहेगी लाइट के लिए, या तो सारे पाथ्स की लेंथ सेम ही रहेगी, स्टेशनरी पाथ फॉलो कर रही है, या हो सकता है कोई ऐसा पाथ सेलेक्ट कर ले लाइट जो नाइबरिंग पाथ्स में सबसे शॉर्टेस्ट हो, या कोई ऐसा पाथ चूज़ कर ले जो नाइबरिंग पाथ्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस का कवर अप करता हो। तो ऐसे तीनों पाथ्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पर लाइट के लिए बताई गई। अगर लाइट इन 3 पाथ्स को फॉलो करती है तो लाइट सबसे लीस्ट टाइम चूज़ करेगी। तो ये था फर्मेट का प्रिंसिपल। ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद आपको यहाँ तक कैसे आना है इसमें लिखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशन के बाद बीच में अगर ये टर्म छूट गया था डेल इक्वल टू टी सी लिख सकते हो, और इसके बाद लिख सकते हो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एस विल गेट दिस, विच मीन्स कि लाइट एक्सट्रीमम भी हो सकती है, मिनिमम मतलब मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है। तो जब तीनों कंडीशंस फॉलो हो, मिनिमम, मैक्सिमम और स्टेशनरी की, तो वो आपका एक्सट्रीमम इन जनरल बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसके बाद लिखना है, इस एक्सप्रेशन के बाद लिखना है। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आया फिर ये कहाँ से आ गया। मैंने इससे ये बनाया है और दोनों तरफ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, तब इससे ये आया है। तो इसका ये इंटरप्रिटेशन बन रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल
0 है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू सम रीजंस अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अभी सीक्वेंस चलता रहेगा और पहले सेक्शन बी के 10 क्वेश्चन हम करेंगे। इसी तरीके से 2016 का पेपर फिर सेक्शन सी करेंगे। लास्ट में मैं आपका सेक्शन ए के सारे एमसीक्यूज़ आपको बताऊंगा। तो 2016 का पेपर सॉल्व हो जाने के बाद फिर हम ऐसी सीक्वेंस में 2015 की तरफ बढ़ेंगे जहां ऑप्टिक्स सॉल्व करेंगे। तो पहले ऑप्टिक्स का ही सीक्वेंस चलेगा, बीएससी सेकेंड ईयर का सीक्वेंस चलेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, जिनको नहीं पता है आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो इसको ज़रूर देख लो। थियोरी अगर आपको आती भी है तो लिखना क्या क्या कंटेंट है इस 2 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर देखो। 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट और 4 लाइन का डेरिवेशन। ये समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया ताकि आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। जब इसे कॉपी पे लिख दोगे तो वो एक प्रॉपर 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई मार्क्स काट नहीं पाएगा। तो ये तरीका सीखिए आप। लंबे समय से यही तरीका चलता है, जो लोग मार्क्स गेन करते हैं एग्जामिनेशन में वो इसी बेस पे करते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।